बोलपुर के रोड शो से शाह का चैलेंज, ममता को चुनावी मैदान में हराने का दावा। बोले बंगाल की जनता मन बना चुकी है, बंगाल में इस बार कमल खेलकर रहेगा। राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन। ये आपने सुना। हाँ, मैं देख रहा हूं कमरू चौधरी साहब, आपका इशारा मैं देख रहा हूं, लेकिन पहले गोपाल जी के पास में जाना चाहता हूं। गोपाल जी, मुझे ये समझाइए कि ये दो बातें जो कही जा रही हैं कि अभी दूसरी तरफ का ये ठीक है, इधर सुनामी और तूफान की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से क्या है, बवंडर है या एकदम सन्नाटा है, क्या है? अभी वो एक बंद मुट्ठी है, अभी वो खुलना उसका बाकी है। दूसरी बात ये कि स्थानीय मुद्दे और स्थानीयता का महत्व नहीं होता तो ये नहीं कहा जाता कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो इसी मिट्टी का होगा। मतलब बाहरी वाले सवाल पर एक तरफ ये तो कह दिया जाता है कि बाहर के नेताओं को, अगर क्या आप यही चाहते हैं कि एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में ना जाने पाए, लेकिन साथ में जब सीएम कहा जाता है तो कहा जाता है यहीं का होगा। देखिए, दोनों बातों का स्पष्टीकरण आज अमित शाह जी ने अपनी बात में कह दिया है कि जो ममता जी की कैंपेन, कंचन जी की बात से मैं वाकिफ मैं नहीं रखता, क्योंकि ममता जी ने भी रैलियां की है, लेकिन उनके जो जवाब है या उनके जो अटैक हैं वह पूरी तरह से उनके चेहरे पे एक फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, निराशावादिता दिख रही है, और वह जिस तरह से पर्सनली हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पे अटैक कर रहे हैं, मुद्दे जो उठा रहे हैं, वो अल्टीमेटली जनता के साथ उनका रेजोनेंस नहीं है, इस कारण वो मुद्दे नहीं दिख रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की रैली में, रोड शो में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उसका मीडिया के साथ जो उपहार आके आ रहा है, वह इसलिए नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले जोर से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो इसलिए आ रहा है कि जनता उन मुद्दों के साथ खड़ी है। जनता जिस चीज के साथ खड़ी होती है उसको स्पेस मिलता है, उसका इफेक्ट होता है, और आज ममता बनर्जी के साथ नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर उनमें कुछ भी दम होता तो उनके लोग उन्हें छोड़ के क्यों आ रहे हैं? डूबती हुई जहाज को ही तो लोग कूदते हैं उससे। जो चलता हुआ जहाज है, जो आगे बढ़ रही रेल है, उसमें तो लोग चढ़ते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस से आ रहे हैं, कम्युनिस्ट से आ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस से आ रहे हैं लोग, वह इसलिए आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में एक उत्साह है, और लोगों ने मान लिया है कि 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। यह बात है। तीसरी बात यह है कि ये जो बाहरी लेकिन ये दावे किए जा रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोग लाइन में हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अब दीदी अकेली रह जाएंगी। ये मतलब इतना खाका खींच लिया गया है क्या? ये प्री इलेक्शन ऑपरेशन लोटस है क्या? नहीं रह जाएगी। जब हमारे वहां के प्रदेश के जो आकलन करते हैं नेताओं ने क्या कहा, 50-60 एमएलए तृणमूल कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार है। तो यह तो एक भगदड़ मच गई है, वहां से भगदड़ मच गई है। उसके 2-3 कारण है। एक तो ममता, आज अमित शाह जी ने 3 बातें प्रमुखता से कही। एक तो उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण, यह बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। अगर सत्ता चलानी है प्रजातंत्र में, आप एडमिनिस्ट्रेशन का इतना बुरी तरह से राजनीतिकरण इस बारे में इसी पॉइंट में आपसे रोक के एक सप्लीमेंट्री सवाल पूछ लेना चाहता हूं। गोपाल कृष्ण जी, पूरा कीजिएगा आप। लेकिन ये कहा जाता है कि देखिए, एक्सटेंडेड विंग्स होते हैं, एक्सटेंडेड हैंड्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात जब की जाती है, वो स्टेट के ही बढ़े हुए हाथ होते हैं। कई जगहों पर इसका ब्लेटेंट तरीका दिखाई देता है, कई जगहों पर टैसिड तरीका दिखाई देता है, लेकिन इस्तेमाल हर जगह होता है मशीनरी का। नहीं, देखिए, गवर्नेंस में एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग तो लेंगे, लेकिन किन इश्यूज में ले रहे हैं आप? हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जघन्य हत्या करके और उसके बाद पुलिस को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि ना पोस्टमार्टम का होने दे रहे हैं ठीक से, ना उन अपराधियों के अगेंस्ट एफआईआर क्रिएट करने दे रहे हैं, कर रहे हैं, और ना उस आपके बचे हुए 2 पॉइंट्स भी मैं समझूंगा। ये मैं नटशेल में समझ गया, बाकी मेहमानों के पास जाना है। कमरू साहब,
तब भी कुछ कह रहे थे जब उनका ऑडियो म्यूट था। सुनीत साहब भी लगातार कुछ कह रहे हैं। सर मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं, आऊंगा आपके पास, आपके पास आ रहा हूं, आपकी बात सुनूंगा, लेकिन पहले विजय उपाध्याय साहब के पास ये समझना चाह रहा हूं मैं। विजय उपाध्याय साहब, क्या डूबते हुए जहाज से तमाम लोग भाग रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझना चाहता हूं कि टोलेबाजी ये अब दबा हुआ तथ्य नहीं रह गया है, ये हर कोई मान रहा है। तृणमूल कांग्रेस भी अगर सही समय पर मानकर, और अगर ये गलती है तो इसके लिए पश्चाताप प्रायश्चित करके माफी मांगकर जनता के सामने जाएगी तो शायद उसको कुछ फायदा। दिनेश जी सुनिए, ममता बनर्जी एक झोपड़ी में रहने वाली महिला, आज भी वो झोपड़ी में रहती है। 50 स्क्वायर फुट का वो झोपड़ी नहीं है। उस झोपड़ी में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हैं, राजनाथ सिंह जी भी आए हैं, और भी बड़े बड़े लोग गए हैं। संजोग से मैं भी 1-2-3 बार जाने का मुझे मौका मिला। ममता बनर्जी एकदम पाक साफ है। नहीं तो ये तो कहा ना अमित शाह ने, उन्होंने ये बात कही। नहीं सर, मैं आपको रोक कर ये बता दूं कि उन्होंने कहा अपनों ने किया है, अपनों ने किया है, इसलिए क्या किया जाए। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आप अगर छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं तो आपसे जुड़े हुए दूसरे लोग भी उसी तरीके की सादगी वाले विचार लेकर चलें। मेरी बात सुनिए, मैं और उनके भतीजे का कोई बोलिए ना, वो क्या कर रहे हैं? मेरा उत्तर सुनिए। ऐसा है, शंभुनाथ काऊ एक तो टीएमसी का काउंसिलर, उसने गलत किया, उसको सजा हुई, अभी 9 साल हो गया और जेल से निकल नहीं पाया। अगर कहीं भी कुछ घटना घटती है, कोई भी टीएमसी का आदमी गलत करता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, वो जेल जाता है। कितने पंचायत सदस्य अरे तिवारी ने आपके ही क्या कहा, उसने क्या क्या स्टेटमेंट दिए? अगर मैं गलत करूं, सारा डेटा, तो ममता बनर्जी का क्या दोष है? डाटा अमित शाह जी ने दिया, आप केंद्र सरकार की स्कीम तक उनको जनता तक नहीं पहुंचने दे रहे। वो सुन लीजिए, आपके बोलने से नहीं होगा अग्रवाल जी, आप सही स्थिति यहाँ की नहीं जानते हैं। आइए तब पता चलेगा। आप जेल में बंद है, पता अरे हम आए हैं, गाँव बंद है कि नहीं? आप नहीं, एक ऐसा एक उदाहरण रख कर सामने, क्या बाकियों को छूट दी जा सकती है? ये क्या बाकियों को छोड़ा जा सकता है खुला? नहीं, भाई भतीजावाद को लेकर ये बात सिर्फ ओपोनेंट्स नहीं कह रहे हैं, आपके सिर्फ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स नहीं कह रहे हैं, वहां की जनता भी ये बात कह रही है।